आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के स्पीति में बारिश नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यानी कि ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ उसे पूर्व में तो तिब्बत से, पश्चिम में लाहौल से, दक्षिण में किन्नौर से और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यानी ये चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ एक इलाका है। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह है कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं यानी कोई काम नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क से परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यानी कि यहाँ के जो पहाड़ हैं, उस पहाड़ों में यहाँ के नर नारियों की आर्तनाद यानी उनके दुख के कारण उत्पन्न जो शोर है वो जमा हुआ है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी में भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पांचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है। कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षिप्त में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम इन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। यानी कि बौद्ध धर्म का जो ये मंत्र है
इस मंत्र को माने कहा जाता है और इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक उच्चारण हुआ है कि इन पहाड़ियों को माने नाम देना सहज ही है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंची बसे हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, ना इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लौसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहल तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने कि चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, युवक युवतियां किल्लोल करें तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। यानी कि स्पीति की जो चोटियां हैं बहुत ऊंची हैं। जो व्यक्ति पर्यटन के शौकीन है या फिर जो हाइकिंग करना चाहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के जिनका शौक है, वो स्पीति में जा करके और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर भी कुछ आनंद है वह बिखरेगा। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण ही है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं वो ठंडी हवाएं। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमाचल मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। यानी अगर कालिदास ऋतु संहार का वर्णन करते तो यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन आ ही नहीं पाता। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय के इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। लाहौल स्पीति के जो नर नारी हैं वो अगर कालिदास के इस वर्षा ऋतु के वर्णन को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनकी ये बात समझ में ही नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर बारिश है वो इस तरह से नहीं हुआ करती है। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं। वह यह जानते नहीं है कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनी और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधन पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। वर्ष में शायद ही एक आध बार बारिश होती है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साथ पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं।
ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल में दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेष कर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो इस तरह से ये इसका वर्णन है कि मध्य हिमालय में किस तरह है वो बारिश है, वह भी साल में कोई एक आध बार आती है। तो वहाँ के लोग इस बात को से बहुत ही खुश हुए कि लेखक के आने पर वहाँ बारिश हुई। धन्यवाद।